ठीक है जी, चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है उसमें 4 चैप्टर हैं छोटे छोटे। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद जो है हम पढ़ाना शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति, फिर शर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक एवं करणी, फिर सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ, महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्ती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये जो चारों टॉपिक है ये पूरे सिलेबस का, पूरे मैथ्स के सिलेबस का 15 से 20% बनाते हैं। मतलब अगर आप प्री के पेपर देंगे, आजकल जितने भी प्री के पेपर होते हैं उनमें ज्यादातर 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन में से 2 से 4 सवाल मेरे दोस्तों इन्हीं चारों चैप्टर से रहेंगे, मिनिमम 2 से 4 सवाल तक। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं मेंस के पेपर में ज्यादातर। तो 30 क्वेश्चन में से मेरे प्यारे भाई 2 से 4 सवाल ही आपके नंबर सिस्टम के इन चारों चंक से रहेंगे। ठीक है जी, आप सीपीओ का पेपर देते तो सीपीओ के पेपर में 50 सवाल आते हैं, 50 में 4 से 7 क्वेश्चन तक आपके इन्हीं चारों से रहेंगे। नंबर सिस्टम, शॉर्ट एनालिसिस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ। आप सीडीएस का पेपर देते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से 12 से 15 सवाल केवल इन्हीं से रहेंगे मेरे दोस्तों, जब आप सीडीएस का पेपर देते हैं, डिफेंस का पेपर। और जो बच्चे सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या यूपीएससी सी सेट हो जाएगा? सी सेट के पेपर में भी सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम ही पूछा जाता है। जितने भी हाई लेवल के एग्जाम होते हैं ना, एमबीए वाले पेपर हो गए, सी सेट वाले पेपर हो गए, उनमें भी हाँ, उनमें सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम ही पूछा जाता है। तो इसलिए नंबर सिस्टम को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, नंबर सिस्टम में आपको बहुत सारी कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी मिलेंगी हैं, कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करनी है, और आप नंबर्स के साथ खेलना सीखोगे। ये नंबर सिस्टम एक ऐसा चंक है जिसमें आप कैलकुलेशन के साथ साथ खेलना सीखोगे और नए नए कंसेप्ट, गणित के डॉट्स को कनेक्ट करना आप सीखोगे। कंप्लीट कोर्स और पीडीएफ शीट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ें। इसके लिए आपको टेलीग्राम में सर्च करना है कैरियर विद अनलॉक। आपको यह चैनल दिख जाएगा, वहाँ पे टाइप करके, और आपको सबसे नीचे मिलेगा ज्वाइन का बटन, वहाँ पे टाइप करके आपको ज्वाइन हो जाना है। और यहाँ पे मिलेगा आपको ढेर सारे कोर्सेस और उसका पीडीएफ। आप जिस वीडियो लेक्चर को अभी देख रहे हैं उसका भी पीडीएफ शीट्स यहीं मिलेगा, तो अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद। समझ में आया भाई साहब? सर मैं मैथ्स में कमजोर हूं। सबसे पहले तो आप ये सेंटेंस लिखना बंद कर दीजिए, सर मैथ्स में कमजोर हूं। आपको ये लिखना चाहिए कि सर हमने आज तक अपने जीवन में मैथ्स ज्यादा पढ़ा ही नहीं है, कोई मैथ्स में कमजोर नहीं है। अगर आप बचपन से गणित में पढ़ते, आपको अच्छे मास्टर मिलते, आप होमवर्क पूरा करते, घर पे जाके 1-2 घंटे पढ़ते है भी, आपके पास बढ़िया किताबों से आप प्रैक्टिस करते है भी, तो आपका गणित ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता। कोई गणित में कमजोर, अच्छा बुरा नहीं होता। वो केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको बचपन में मास्टर कैसे मिले और उसका स्टार्टिंग में पढ़ाई का माहौल कैसा था। कोई कमजोर नहीं है। ठीक है भाई, हालांकि मैं थोड़ा डांट डांट के पढ़ाऊंगा, आप मेरे टीचिंग स्टाइल को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लोगे और आपको बहुत मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि आप मेरी बात सुने बिना, मेरी आवाज सुने बिना, लेक्चर देखे बिना आपको नींद नहीं आएगी रात को सही से। ठीक है, मैं बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स का हमारा एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। एनसीईआरटी बुक्स आर इनफ टू रिमूव बेसिक कंसेप्ट। अबे ये बेसिक को ये हटाओ, कोई एनसीईआरटी फैंसीईआरटी नहीं करनी। मैंने क्या बोला कि जितनी भी किताब है उनको अलमारी में बंद करके लॉक लगा दो। जितना मैं यहाँ पे अपने मुंह से बोल रहा हूं और जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है बस वही सब कुछ है, वही एनसीईआरटी है, वही सिलेक्शन दिलाएगी है? सर जी चंबल से हूं, राम राम बोल दीजिए। राम राम भाई। हाँ बिल्कुल बेसिक से होगा, लेकिन आप मुझसे उम्मीद ये ना करें कि मैं ही स्लो करता रहूं। आप भी धीरे धीरे अपने आप को फास्ट करिएगा है भाई। अभी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे मैं अपनी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा, तो आपको भी अपनी स्पीड थोड़ी थोड़ी तेज करनी है। रिवीजन डेली करें, कोई भी क्लास बीच में मिस ना करें। ठीक है ना?
मेरा तरीका क्या है कि मैं बहुत बड़ा सवाल रहेगा 8-10 लाइन का, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, इतना सा ये सॉल्यूशन होगा हमारा, ऐसे ये पेन लिखूंगा और ये आंसर लिखूंगा। लेकिन एक 8-10 लाइन के सवाल का सॉल्यूशन मात्र इतनी सी जगह में करने के लिए दिमाग तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, और वो तभी दिमाग ज्यादा लग पाएगा जब आपने सारी चीजें पढ़ी हो, कोई क्लास मिस ना करी हो, हर एक चीज का आपने रिवीजन किया हो। कहीं की चीज को भी मैं कहीं कनेक्ट कर दूंगा आंसर जल्दी ना आने के लिए, क्योंकि ये पेपर है ऑप्शन वाला, इसमें आएंगे ऑप्शन। कोई आपको स्टेप मार्किंग के नंबर नहीं मिलने वाले कि लंबा लंबा लिखना है, लिखना ही नहीं है। मेरा तो विश्वास है कि बच्चे को लिखना ही नहीं है। बात आई समझ में? कोई स्टेप मार्किंग के नंबर, कोई अच्छा लिखने का आपको नंबर नहीं मिलने वाले। पेपर में नंबर मिलने वाले केवल आंसर निकालने के, और मैं आपको बहुत जल्दी, कम से कम लिखे, केवल दिमाग लगा के जल्दी आंसर निकालना सिखाऊंगा। ये मेरा काम है यहां से, और ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये हर एक एग्जाम में काम आएगा। ठीक है जी, ये वही बैच है जिसमें पढ़ के सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के, सबसे ज्यादा जी। शुरू करता हूं मैं मेरे दोस्तों कहानी, नंबर सिस्टम, शॉर्ट इंडिसेस। अगर मैं क्लास की बात करूं तो टोटल इस पे 40 से 50 क्लास होंगी, इन चारों पे मिला के 40 से 50 क्लास होंगी, और आपको इतना करना पड़ेगा मेरे दोस्त। 40 to 50 क्लास, 40 to 50 क्लास होंगी मेरे प्यारे भाई, इतना करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि 40-50 क्लास के अलावा आपको, बार बार इसी चीज पे जोर दे रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। 2 तरीके होते हैं पढ़ाने के। एक तो मैं आपसे कहूं कि भैया मैंने 8 क्लास ली और मैंने जो है 10 से 12 घंटे पढ़ाया और मैंने चैप्टर खत्म कर दिया, 10 से 12 घंटे पढ़ाया। ठीक है जी, बालक खुश, इसमें बालक बहुत खुश, अरे वाह जल्दी जल्दी निबट रहा, तो नौकरी कन्फर्म हमारी। अब फिर मैंने आपको घर से दे दी कि भाई ये मेरी किताब है, इस किताब को खरीद लियो, और ये 500 सवाल की शीट है, 500 सवाल की शीट लगा लेना। ठीक है, ये लो, ये एक पीडीएफ बना के दे दी है, देखिए पीडीएफ है, इसमें सवाल भी है, उनके सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं, इसको और पढ़ लेना। और 500 सवाल की शीट को मेरे दोस्तों आप डेली लगा रहे हो, डेली लगा रहे हो। आप इतने कमजोर बालक हैं, खुद ही कह रहे सर हम कमजोर हैं। आप दिन में 50 सवाल भी नहीं लगा पाते, आप मुश्किल से 20-25 सवाल लगा पाते हो, और आप डेली इसको लगा रहे हो महीने भर तक, और महीने भर में भी नहीं हो रही आपसे कोई फायदा हुआ उस चीज का। डाउट तो आपका फिर भी रह गया, कंसेप्ट तो आपका क्लियर ही नहीं हुआ, फिर भी परेशानी तो आपको आज भी हो रही है। तो मैं वही परेशानी खत्म करना चाहता हूं। मैं ये नहीं करूंगा, मैं केवल ये चीज करूंगा कि क्लास में सब कुछ पढ़ाऊंगा जितना भी होगा। ठीक है भाई, तो इसी ऑर्डर में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल प्यार से हम शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति। ठीक है ना, नंबर सिस्टम। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है जी, आज बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स हिंदी में हम इसको कहेंगे तो संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। समझ में आई आपको मेरी बात? ठीक है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले ये जानो कि नंबर्स क्या होते हैं। देखो, जब इंसान पैदा हुआ है ना, जीएस आपको बताता हूं, जब इंसान पैदा हुआ तो इंसान को सुविधा के लिए बहुत सारी चीज दिखाई दी, पेड़ भी, पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, वन, सब दिखाई दिए, दूसरे इंसान भी दिखाई दिए। तो उसको डाटा रखने के लिए, है ना, उनको गिनने के लिए किसी चीज की आवश्यकता थी, एक ऐसी चीज की आवश्यकता थी जो
ये देख के बता सके कि भाई ये कितने आदमी हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने पेड़ हैं, कितने जंगल हैं, कितने समुद्र हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक उसने इजाद करी खुद ही इंसान ने, उसी को हम बोलते हैं संख्या या गिनती। अब नंबर्स को दो तरीकों से, दो भागों में बांटा गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। नाम से ही क्लियर है, वास्तविक संख्या जिनका वास्तव में कोई वजूद है, जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको लिखा, पढ़ा, डिनोट सब कुछ किया जा सकता है। काल्पनिक संख्याओं का मतलब वो संख्याएं जो वास्तव में इनका कोई वजूद नहीं, ये सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है, ऐसा होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, विद्यमान ही नहीं है। तो रियल नंबर्स को अगर मैं और टेक्निकल में कहूं तो मैं कहूंगा कि वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। नंबर लाइन पर, अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि नंबर लाइन होती क्या है। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, वो रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं होती हैं। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइंस पर लिखा जा सकता है, वो रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता, जिनको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता, जो नंबर लाइन पर आती ही नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि नंबर लाइन होती क्या है। प्यार से मेरी बात को सुनिएगा। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, रियल नंबर्स कहलाती हैं, और जिनको नंबर लाइन पर लिखा ही नहीं जा सकता, जो आती ही नहीं है, उन्हें हम दोस्तों इमेजिन नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, रियल नंबर जिनका वास्तव में वजूद है, जो काउंटिंग करने के, गणना करने के काम आ सकते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 5, 13 है भाई, 726, निगेटिव भी हो सकता है बेटे, माइनस का 8 है भाई, माइनस का 9104। बात समझ में आई? ये दशमलव में भी हो सकता है, 0.4 है भाई, 1.234। ठीक है जी, दशमलव में भी हो सकता है ना, आसान दशमलव भी हो सकता है, 0.55555555555 अनंत तक। ठीक है भाई, अंडर रूट में भी हो सकता है, √3, √2, अंडर रूट में भी हो सकता है, क्यूब रूट में भी हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 11। ये सारी ही रियल नंबर है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है भी 9/7 है भी 2/159। ये सारी ही मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, रियल नंबर्स हैं, जो धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, दशमलव में भी है, अंडर रूट में भी है, क्यूब रूट में भी है, फ्रैक्शन पे भी। ये कहीं ना कहीं काउंटिंग करने के, गणना में, कैलकुलेशन में काम आती है। ठीक है ना। अब इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं मेरे प्यार भी, मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे कहूं मेरे दोस्तों, √7, बताओ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं √7, बताइए जल्दी से। √7, अंडर रूट का क्या मतलब है? जब हम आपसे कहते हैं √16, तो इसका मतलब है वर्गमूल 16। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आ जाए। एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आए। यही तो होता है वर्गमूल का मतलब। तो ऐसी संख्या बेटा 4 है, 4 की 2 बार गुणा करूंगा तो 16 आएगा, तो 16 का अंडर रूट 4 होता है। तो इसी तरीके से
अंडर रूट ऑफ -7 का मतलब है एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर -7 आए। इसी तरीके से मैंने अंडर रूट ऑफ -7 लिखा तो इसका मीनिंग यह है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर -7 आए। क्या ऐसी कोई संख्या है दुनिया में? क्या भगवान ने ऐसा कुछ बनाया जिसकी 2 बार गुणा करने पर -7 आए? आ ही नहीं सकता, कि हम ये बात जानते हैं कि माइनस की भी अगर माइनस में गुणा हो जाए तो प्लस बन जाता है। ये बात आप जानते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि वास्तव में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -7 आ जाए। तो ये जो अंडर रूट ऑफ -7 है क्या बन गया मेरे दोस्तों? यही बन गया इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। इसी को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब क्या बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब मेरे दोस्तों, मैं ध्यान से सुनेगा, -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसी कोई संख्या भगवान ने बनाई ही नहीं है, होती ही नहीं है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आता हो। लेकिन हमारी कल्पनाओं में है। जैसे आप सभी की कल्पनाओं में क्या है? कौन सी हीरोइन चल रही है आपकी कल्पनाओं में आजकल? ठीक है भाई, ऐसे ही भगवान, इंसान ने कल्पना करी, अरे होता होगा कुछ ब्रह्मांड के पार जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आता हो। उसी को इंसान ने नाम दे दिया आयोटा। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा, IOTA, -1 का अंडर रूट आयोटा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आई से इसको डिनोट करते हैं, आई से इसको डिनोट करते हैं। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूं तो आप मुझे बताओ आयोटा का जो स्क्वायर होगा, आयोटा का जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? -1 के अंडर रूट का स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर करता हूं तो अंडर रूट हट जाएगा -1। तो आयोटा का जो स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई वो क्या है? -1। तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है मेरे प्यारे भाई, जो -1 का अंडर रूट। ठीक है जी, समझ में आया? समझ में आया भाई साहब? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। तो स्टूडेंट, अगर हम आपसे कहें कि अंडर रूट ऑफ -25, बताओ -25 का अंडर रूट क्या होगा? -25 का अंडर रूट क्या होगा? आप हमें ये बताएं। -25 का अंडर रूट क्या होगा? जल्दी से बताएं। वास्तविक संख्या तो है नहीं, कि ऐसी कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -25 आए। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं दुनिया में। लेकिन मेरे दोस्तों, -25 का मतलब है 25 गुणा -1। -25 का मतलब 25 गुणा -1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही मतलब है। ठीक है जी, तो 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? बताइए जी, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 5। और ये -1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? आयोटा। ये आ जाएगा जी 5 आयोटा, 5 आयोटा। ठीक, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? तो अभी तक मैंने केवल आपको यह बताया कि भाई वो नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है वो रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी नंबर्स हैं सभी रियल नंबर्स हैं। और जिनको नंबर लाइन पर लिखा ही नहीं जा सकता, जो केवल हमारी कल्पनाओं में है ब्रह्मांड के पार, ठीक है भाई, उनको हम इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से इंसान ने -1 के अंडर रूट को एक नाम दे दिया आयोटा, IOTA। आई से इसको डिनोट करते हैं, जिसका स्क्वायर होता है -1। ठीक है जी, चलिए ना अब हम समझते हैं नंबर लाइन। ध्यान से सुनिएगा, अब हम समझते हैं नंबर लाइन। मजा तो बहुत आया होगा तुम लोगों को पढ़ के, हैं? नंबर लाइन जी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी। -1 का अंडर रूट 1 आयोटा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं नकुल जी आप। गोपेश जी कह रहे हैं पाई कौन सा नंबर है? उस पर भी आऊंगा। अभी पाई ये जाने कि पाई भी एक रियल नंबर है, पाई एक वास्तविक संख्या है। ठीक है जी। नंबर लाइन, मेरा सवाल आपसे यह है
कि नंबर शुरू कहां से होते हैं, नंबर्स शुरू कहां से होते हैं, मेरा सवाल ये है। और ये जो नंबर्स हैं, ये जो गिनतियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 100 200 500 600 1000 लाख करोड़ अरब सौरभ नील सिंह असंख्य, ये कहां पे जाके खत्म होते हैं बताओ। संख्याएं शुरू कहां से होती हैं और संख्याएं खत्म जाके कहां पे होती हैं। पता ना, अरे हद है भाई। पता ना, अब ये भी नहीं जानते क्या। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की लड़ाई को तो बड़ा पता है तुम्हें, क्या उसने क्या बोला, उसने क्या बोला है। संदीप जी की वीडियो आ चुकी है, बिंद्रा जी बना रहे होंगे बैठ के। हैं? ये पता नहीं बाबूजी को इन नंबर शुरू कहां से होते हैं और कोर्स लेके करोड़पति बनना है जी। नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, कहां पे जाके खत्म होते हैं, किसी को नहीं पता। नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, कहां पे जाके खत्म होते हैं, किसी को नहीं पता। नंबर्स क्या है, नंबर्स कदम हैं, कदम से कदम बढ़ाए जा, नंबर बनाए जा। सबसे बीच में है जीरो, सबसे बीच में है मेरे दोस्तों जीरो। जीरो, जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ना जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। कुछ बच्चे पूछते हैं, डाउट है सर जीरो पॉजिटिव है क्या। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब जीरो के बाद हम एक एक कदम बढ़ाएंगे, जीरो के बाद हम एक कदम चलेंगे मेरे दोस्तों तो एक आ जाएगा 1, फिर एक और कदम चलेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 कदम चल दिए, फिर एक और कदम चलेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम एक कदम आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो +1, अगला कदम बढ़े 2 कदम चल गए +2, फिर एक और कदम चल गए 3 कदम हो गए +3, फिर ये +4 और इसी तरीके से चलता जाएगा। अब आगे चलने की तो कोई सीमा नहीं है, किसी ने नहीं रोका तुमको आगे बढ़ने से, आप आगे बढ़ते रहो, यानी कि ये अनंत तक जाएगा। अनंत का मतलब मेरे दोस्तों जिसका कोई अंत ना हो, कोई सीमा ना हो, चलता चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। तो आप जीरो से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, उनके बीच में गैप कितने का है, एक एक कदम का 1-1 का गैप है। लेकिन आप पीछे की तरफ जाते हो, शेर पीछे की तरफ जा रहा है, शेर डर गया, शेर नेगेटिव आदमी है तो नेगेटिव होगा मेरे दोस्तों। जीरो से एक कदम पीछे चले -1, कदम एक ही पीछे चले हैं, बट वो आगे था इसलिए +1 है, ये पीछे गए हैं इसलिए -1 है। बात समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर एक कदम और पीछे गए -2, फिर एक कदम और पीछे गए -3, फिर एक कदम और पीछे गए -4, फिर एक कदम और पीछे जाओगे तो -5 आ जाएगा, फिर एक कदम और पीछे जाओगे -6 आएगा। आप कितना भी पीछे जा सकते हो, आदमी नीच है, कितना भी नीचे गिर सकता है ना, अनंत तक पीछे जा सकते हो। यानी कि संख्याएं मेरे दोस्तों कहां से शुरू होंगी किसी को नहीं पता। संख्याएं माइनस अनंत से शुरू होती हैं और कहां तक प्लस अनंत तक जाती हैं। कहां से शुरू हुई नहीं पता, कहां पे जाके खत्म होंगी नहीं पता। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक नंबर्स जाते हैं। बात समझ में आई। और उनके बीच में जो कदम है वो 1-1 का है, जो गैप है। ये बात सभी को क्लियर है। इसी लाइन को बोलते हैं नंबर लाइन बेटे, इसी लाइन को बोला जाता है नंबर लाइन, ठीक है ना। इसी लाइन को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जितने भी रियल नंबर हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं, जितने भी रियल नंबर हैं, वो सारे के सारे इस लाइन पर डिनोट किए जा सकते हैं। सारे के सारे इसी लाइन पर डिनोट किए जा सकते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4।
एक बात गौर करने वाली है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाओगे, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाओगे तो संख्याओं का मान बढ़ता है। संख्याएं मेरे दोस्तों बढ़ती हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर संख्याएं बढ़ती हैं। मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि 5 बड़ा है 9, देखो और कितना बेसिक चाहिए तुमको। 5 बड़ा है कि 9? तो देखिए 5 के आगे 9 आएगा, राइट साइड में 5 6 7 8 9, तो 5 से बड़ा है 9। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 बड़ा है कि -7, बताओ क्या आएगा? हम आपसे पूछते हैं कि -5 बड़ा है कि -7 बड़ा है, बताइए क्या आएगा जल्दी से। हम आपसे पूछे -5 बड़ा है कि -7 बड़ा है। मैंने अभी अभी बताया कि जैसे जैसे लेफ्ट साइड से हम राइट साइड की तरफ जाते हैं संख्याएं की वैल्यू बढ़ती है। -5 बड़ा है कि -9? बात सुनिएगा भैया, -4 से पहले आएगा -5, और उससे पहले आएगा -6, और उससे पहले आएगा -7। तो -7 के राइट साइड में है, -7 से राइट साइड में -5, यानी कि -5 बड़ा होता है -7 से। ठीक है जी, ये बात सभी को क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। ठीक है भाई, देखो जीरो के बाद की जो गिनतियां हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है एक एक गैप पे, इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनको हम इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहते हैं, हिंदी में पूर्णांक। नाम में क्लियर है, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब ना तो इनमें कहीं डेसिमल का इस्तेमाल हुआ है, ना ही इनके बीच में कहीं रूट का इस्तेमाल हुआ है। रूट है ना, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये जितना आपके सामने लिखी हुई है गिनतियां, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। जीरो के आगे जो नंबर हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। जीरो से पहले जो लिखे हुए हैं -1 -2 -3 -4, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। इनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम क्लियर है। ठीक है जी, चलेगा। तो यानी कि पूर्णांक जो है वो सारे के सारे कहां हैं? इसी लाइन पे आ गए। जितनी भी गिनतियां हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, वो सब नंबर लाइन पे हैं। एक सेकेंड, ओके सभी को समझ में आया? जीरो के बाद के जो है ये 1 2 3 4, ये है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। जीरो से पहले -1 -2 -3 -4, ये है नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। हाँ, जीरो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। हमने क्या बोला कि जितने भी नंबर, जितना मैं देखो जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं ना, वो लैंग्वेज बहुत क्रिशुअल है, उसको बहुत ताकत लगा के समझना है। बच्चे का डाउट है सर क्या जीरो रियल नंबर है? मैंने क्या बोला? वो सभी नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है रियल नंबर्स कहलाते हैं। यह है आपके सामने नंबर लाइन। जीरो इसी नंबर लाइन पे आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। जब जीरो नंबर लाइन पे आ रहा है तो जीरो एक रियल नंबर है, जीरो एक वास्तविक संख्या है। बात खत्म, कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो न्यूट्रल है। जीरो न्यूट्रल है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब बच्चे बात आएगी सर यहां पे फ्रैक्शन कैसे आएंगी? सर यहां पे फ्रैक्शन कैसे आएंगी? फ्रैक्शन कहां पे होंगी? है भी सर आप क्या तो कह रहे हो कि सारे रियल नंबर इसी लाइन पे होंगे, मुझको तो ना दिख रहे सर फ्रैक्शन कहां है? बताओ सर यहां पर 1/3 कहां पे आएगा? 1/3 ये बताओ सर, 1/3 कहां पे आएगा? ये बताओ। आप मुझसे लड़ाई करोगे, 1/3 जितनी भी फ्रैक्शन है दुनिया में वो सारी की सारी इसी लाइन पर होंगी। 1/3 कैसे? 1/3 का क्या मतलब है? यानी कि 1 के 3 हिस्से करने हैं। बटे, बटे का मतलब होता है टुकड़े करना। ऊपर लिखा 1, 1 के 3 हिस्से करो, 1 के 3 हिस्से करो। ये रहा 1, 0 से लेके 1 तक 1 कदम दिखाई दिया। यह है हमारा 1 कदम 0 से लेके 1 तक। इसके
तीन बराबर हिस्से करो, तीन बराबर हिस्से, तीन बराबर हिस्से करने, टणक टणक और ये टणक, तीन बराबर हिस्से हो गए, तीन बराबर हिस्से हो गए मेरे दोस्तों। तो ये जो आएगा मेरे प्यारे भाई, यही होगा आपका 1/3, 1/3, 1/3। ये जो पॉइंट होगा यहां आपका 1/3 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई समस्या? एक बच्चा कहता है कि सर 2/5 कहां है, हमें तो दिख नहीं रहा है, 2/5 कहां है इस नंबर लाइन पर, दिखाओ जरा आप, कुछ भी बोल रहे हो। तो 2/5 बटा, जब बटा बोलता हूं, बटे का मतलब समझते हैं टुकड़ा करना। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2, ऊपर लिखा हुआ है 2, बटे है 5, तो 2 के 5 बराबर टुकड़े कर दो। क्या करना है, 2 के 5 बराबर टुकड़े कर दो। नाउ लिसन, ये 2 है भैया, ये लेंथ यहां से यहां तक की 2 कदम है, 0 से लेके 2 तक ये 2 कदम है, ये 2 है मेरे प्यारे भाई, दिस इज 2। आप बोलोगे हाँ जी सर यही तो 2 है। अब इसके 5 बराबर टुकड़े कर दीजिए, 5, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 5 बराबर कदम वो टुकड़े कर दिए हमने, 1 2 3 4 5। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है? बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी? अच्छा सॉरी, ये वाला नहीं है, ये सॉरी ये नहीं, 2/5 देखना है ना आपको, तो 5/2 नहीं देखना है, 2/5 है ये, ठीक है, 2/5 बटे 5 आ रहा है, बटे 5 है मेरे दोस्तों, सॉरी यहां पर ये बटे 5 है। 2/5 का मतलब 2 गुणा 1/5, 2 गुणा 1/5, 1/5 है मेरे दोस्तों, 1/5। अल्टीमेट पर्पस क्या है, 1/5। तो आपको 1 के ही 5 टुकड़े करने हैं। ये हो गया जी, ये 1 कदम 0 से लेके 1 तक, इसके 5 टुकड़े करिए मेरे प्यारे भाई। 5 इक्वल 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया। देखिए 5 गैप है बराबर, 1 2 3 4 5। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है? आपको कहां पे जाना है मेरे प्यारे भाई? आपको जाना है मेरे दोस्तों सेकंड पे, 1/5 का दुगना। तो ये पहला और ये दुगना, ये जो आएगा मेरे दोस्तों ये 2/5 होगा, ये 2/5 होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है, 2/5। अब जो मर्जी आए वो निकाल लीजिए, अब जो मर्जी आए मेरे दोस्तों वो निकाल लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान सुनेगा। अब मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे ये बताओ कितना ले रहे हैं, 7/3। मुझे ये बताओ कि 7/3 कहां पे होगा, 7/3 बताएं। 7/3 लिखें या 7/5? 7/5 बताओ कहां पे होगा 7/5 फ्रैक्शन? 7/5 आगे बना देते हैं। ये नंबर लाइन है मेरे दोस्तों, नंबर लाइन है 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये चला गया मेरे दोस्तों 7। मुझे ये बताना है कि एक से बड़ा फ्रैक्शन ले लिया मैंने, अब के इस बार एक से बड़ा फ्रैक्शन ले लिया, 7/3। बताइए जी 7/3 कहां पे आएगा, 7/3 कहां पर होगा बताएं। जल्दी से, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है 7 है, 7 कदम, और मुझे ये 3 टुकड़े करने हैं बटे 3। तो इसके 3 बराबर टुकड़े कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। एक यहां पे हो जाएगा, अभी एक ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, और एक लगभग आपका जो है यहां पे हो जाएगा, और एक ये, 3 बराबर टुकड़े हो गए। अभी एक, ये सेकंड और ये थर्ड। समझ में आया? तो ये जो टुकड़ा होगा, ये यहां पर जो लेंथ होगी 7/3 होगी।
ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये एक से बड़ा फ्रैक्शन है। ऊपर क्या है मेरे दोस्तों, नंबर 7। 7 के कितने टुकड़े करने हैं, 7/3। तो 1 से लेके 7 तक की लेंथ है मेरे प्यारे भाई, 3 बराबर टुकड़े कर दीजिए, 1 2 3। तो यहां पे जो आएगा मेरे प्यारे भाई, पहला वाला 7/3 होगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। हाँ, 2 से 1/3 ही है, 7/3 का मतलब 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से जितनी भी फ्रैक्शन है आप उनको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो, ये मुश्किल बात नहीं है। डेसिमल को भी आप डिनोट कर सकते हो, डेसिमल भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब एक बच्चा कहे कि सर 0.5 कहां पर होगा, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर 0.5 क्या है, 0 और 1 का आधा। 0.5 क्या होता है, 1/2, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में जस्ट यहां बीचों बीच में जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है भाई, तो सारे डेसिमल भी इन्हीं के बीच में आएंगे। प्रॉब्लम है, मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ कि √5 कहां पे होगा, ये बताओ जरा, √5। हमने ये भी तो बोला है आपसे कि √5 जो है, जितने भी √5 भी तो एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, वो भी इसी नंबर लाइन पे होना चाहिए। कहां पे आएगा, बनाएं। हाँ जी तारिक अनवर, √6 भी कर सकते हैं आप खुद से। हम आपसे पूछते हैं कि बताओ √5 कहां पे आएगा, इस नंबर लाइन पे कहां पे आप √5 लिखेंगे, जवाब दीजिएगा जल्दी से। आप सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? आप कहोगे सर यहां पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाँ, √5 बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 और 3 के बीच में आएगा। पर ये बताओ एग्जैक्ट √5 कहां डिनोट करोगे, अपनी मर्जी से थोड़ा ना बना दोगे कि सर ये रहा √5। हर चीज के पीछे का बहुत लॉजिक है। आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई ये अगर a है, ये b है, तो 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों √a² प्लस b² होता है, √a² प्लस b²। ये पाइथागोरस थ्योरम सभी बच्चों ने पढ़ी है। हमको बनाना है √5। क्या बनाना है मेरे दोस्तों, √5। अच्छा, 5 क्या होता है, 4 और 1 5। 5 का मतलब क्या, अगर आप गौर से सोचो 5 का मतलब क्या है, 4 और 1 5, 2² प्लस 1²। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है, 4 और 1 5, √2² प्लस 1²। अब मुझे √5 यहां पे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, मैं 2 कदम चला, ये 2 कदम, 1 और 1 2, मैं पहुंच गया यहां पे। ये हो गया बच्चे 2 कदम। फिर मुझे 2 और 1 का पाइथागोरस लगाने पर √5 आएगा। भाई मैं 1 कदम की लंबाई नाप सकता हूं, ये 1 यूनिट लेंथ है। ये कितना है, 1 यूनिट। बच्चे ये कितना है, 1 यूनिट। ये 1 यूनिट है 0 से लेके 1 के बीच में। अब मैंने पैमाने से, स्केल से 1 यूनिट नाप के इसके ऊपर खड़ा कर दिया। भाई 1 यूनिट तो मैं नाप ही सकता हूं, भाई 1 यूनिट तो मैं स्केल से नाप ही सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने इसके ऊपर खड़ा कर दिया। ये 0 से 1 तक क्या है मेरे प्यारे भाई, 1 यूनिट है। 1 यूनिट मैंने पैमाने से नाप के इसके ऊपर खड़ा कर दिया, 1 यूनिट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई अगर मैं इसको यहां से यहां तक मिलाऊंगा तो बताओ ये जो लेंथ बनेगी, ये जो लेंथ यहां से यहां तक बनेगी, बताओ ये कितनी होगी? ये जो लेंथ यहां से यहां तक बनेगी, क्या लेंथ √5 नहीं होगी? क्या वाली लेंथ √5 नहीं होगी? भाई ये यहां से यहां तक कितना है मेरे दोस्तों, 2 कदम, 2 यूनिट। ये कितना है मेरे दोस्तों, 1 कदम, 1। तो पाइथागोरस लगाओगे कितना आएगा मेरे दोस्तों, √5 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर ये √5 आएगा। √5 आ गया, बिल्कुल सही। कोई दुख तकलीफ परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। लेकिन अब आप कहोगे सर ये नंबर लाइन पे तो आया ही नहीं, ये तो ऊपर की तरफ है, नंबर लाइन पे तो आया ही नहीं। तो आप उठाओ एक प्रकार, यहां रखो प्रकार की नोक। आप एक प्रकार उठाओ, यहां रखिए प्रकार की नोक और यहां रखिए प्रकार में पेंसिल की नोक। और ऐसे मेरे दोस्तों एक चाप, ऐसे चाप एक खींच दीजिए, ऐसे इस तरीके से खींच दीजिए, ठीक है ना। ऐसे सर्कल का चाप एक बना दीजिए। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, यहां से यहां तक की मेरे प्यारे भाई, ये एग्जैक्ट √5 लंबाई होगी, एग्जैक्ट √5। यानी कि √5 भी इसी नंबर लाइन पे आ गया कि नहीं आ गया? बताएं, बोलो। आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई,
जीरो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, है ना, सारे ही रूट, क्यूब रूट सभी इसी लाइन पर होते। मैंने तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जो है आपको करके बताया कि रूट 5 यहां पे कैसे आएगा इस नंबर लाइन पे। रूट 5 क्या होता है? 4 और 1 5। तो मेरे प्यारे भाई ये 2 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ है। ये पाइथागोरस से कितना आएगा? रूट 5। ये नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे भाई? यहां रखिए प्रकार की नोक और ये पेंसिल में भर के ये चाप खींच दीजिए। सर्कल की त्रिज्या बराबर होती है तो ये लेंथ भी यहां से यहां तक की रूट 5 आ जाएगी। आ गया कि नंबर लाइन पे? ठीक है। तो नंबर लाइन, रियल नंबर की परिभाषा ही इससे बनी है कि वो जितने भी नंबर जिनको जुगाड़बाजी से, तिगड़मबाजी से नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके वो रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स में सभी को फर्क समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। 8वीं नहीं 7वीं क्लास में है ये सब कुछ, 7वीं क्लास में है, ठीक है भाई। चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब रियल नंबर्स को, वास्तविक संख्याओं को भी 2 तरीकों से 2 टुकड़ों में बांटा गया है। रियल नंबर वो सभी नंबर जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स को भी 2 टुकड़ों में बांटा गया है, 2 टुकड़ों में। पहला रेशनल नंबर परिमेय संख्या, दूसरा इर्रेशनल नंबर परिमेय संख्या। पहला रेशनल नंबर परिमेय संख्या बोलते हैं, और दूसरा इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, सारा सिलेबस 9th क्लास का है। रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप सभी लोग जानते, पढ़ा है आपने कभी बचपन में? परिमेय संख्या मेरे दोस्तों आप लोग जानते, आपने बचपन में पढ़ा है। वो नंबर्स रैशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो सभी संख्याएं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है रैशनल नंबर परिमेय संख्या कहलाती हैं। ध्यान इस बात का रखिएगा कि ये जो P और Q है, यानी कि वो सभी संख्या जिनको एक फ्रैक्शन, एक भिन्न की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, P/Q फॉर्म में, उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। ध्यान इस बात का रखिएगा कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बटे 0 नहीं आना चाहिए, कि किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे तो गणित में डिफाइन नहीं है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि P और Q दोनों ही इंटीजर यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों का मान इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। P और Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q फॉर्म में। Q शुड नॉट बी 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे, P और Q दोनों ही इंटीजर होंगे। बात क्लियर है? आप बोलोगे जी सर क्लियर तो बिल्कुल भी नहीं है, दोबारा से बताओ। मैं यहां पे अलग से समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए रैशनल नंबर, एग्जाम्पल के लिए भाई जितने भी नंबर है, जितनी भी गिनती है, मैंने आपके सामने लिख दिया 7 एक रैशनल नंबर है। कैसे? 7 को आप लिख सकते हो 7/1, लिख सकते हो कि नहीं? मैंने आपके सामने लिख दिया 43 एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या। 43 को लिख नहीं सकते 43/1। देखो रैशनल नंबर का क्या मतलब है? P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म। जिस भी संख्या को P/Q रूप में लिखा जा सकता है वो सभी रैशनल नंबर होते हैं, बस P और Q इंटीजर पूर्णांक होने चाहिए। देखो ये है कि नहीं? वो अंश भी इंटीजर है, हर भी इंटीजर है। हमने आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों 1044। क्या रैशनल नंबर है? क्या 1044 परिमेय संख्या है? हां जी है, कि 1044 को लिख सकते हो 1044/1।
बिल्कुल लिख सकते हो। हमने आपके सामने लिख दिया माइनस का 237, माइनस का 237। क्या माइनस का 237 एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है? हां जी है। माइनस 237 को लिखा जा सकता है माइनस का 237/1। अंश भी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है मेरे दोस्तों, ये जीरो नहीं है नीचे। हमने आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों माइनस का 94827। क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्या एक परिमेय संख्या है? हां जी बिल्कुल है, एक रैशनल नंबर है। माइनस 94827 को क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है बटे 1। देखो ऊपर भी p बटा क्यू फॉर्म, ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों 1.6 क्या ये रैशनल नंबर है? क्या परिमेय संख्या है 1.6? क्या 1.6 रैशनल? अच्छा 1.6 ना समझा के पहले समझाता हूं। 8/3 क्या रैशनल नंबर है? परिमेय संख्या 8/3। परिमेय संख्या की बस इतनी सी परिभाषा है कि ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। p बटा क्यू फॉर्म, ऊपर भी पूर्णांक आए, नीचे भी पूर्णांक आए। हां जी बिल्कुल है। 8 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, बिल्कुल है रैशनल नंबर। मैं आपके सामने लिखता हूं 5/17। क्या ये रैशनल नंबर परिमेय संख्या? हां जी बिल्कुल है, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। मैं आपके सामने लिखता हूं 3333 अपॉन 2221। क्या ये रैशनल नंबर परिमेय संख्या है? हां जी बिल्कुल है। देखिए ध्यान से देखो, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। अब मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे प्यारे भाई 1.6। क्या 1.6 एक रैशनल नंबर है? क्या 1.6 एक रैशनल नंबर है? जवाब दीजिएगा। बिल्कुल है। 1.6 को भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1.6 का मतलब है दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होता है? 10 से भाग। 1 दशमलव हटाएंगे 10 से भाग, 2 दशमलव हटाएंगे 100 से भाग, 3 दशमलव हटाएंगे 1000 से भाग। ये किससे कट गया? 2 से। 2 से 16 8 बार कट गया, 10 5 बार कट गया। तो 1.6 को 8/5 लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, और 8/5 लिखते ही ये क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। क्यों नहीं है बेटा? 1.6 भी एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या। 1.6 को क्या लिख सकते हो? 1.6 को 8/5 लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई। सुनिएगा, दशमलव जो होते हैं, दशमलव तो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दशमलव 3 टाइप के होते हैं, दशमलव 3 टाइप के होते हैं, है ना। मैं एक एक 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव। डेसिमल 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। शांत नाम में ही आ रहा है, शांत। शांत का मतलब जो थुड़की से चले फिर खत्म हो गए, थोड़ी देर चले फिर खत्म हो गए मेरे प्यारे भाई, तन्नक सी दूर चले फिर खत्म हो गए। एग्जाम्पल के लिए 1.6, पॉइंट के बाद एक ही नंबर आया मेरे दोस्तों, खत्म हो गया 6। और 1.6 को क्या लिखा जा सकता है? 8/5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लिखा जा सकता है। आपके सामने है 2.73। देखो दशमलव के बाद 2 ही अंक तक चला फिर खत्म हो गया। दशमलव के बाद 2 ही डिजिट है, 7 और 3, फिर बंद हो गया, शांत हो गया। तो 2.73 को मेरे प्यारे भाई 2.73 को भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, 273/100। तो देखो ये भी रैशनल नंबर बन गया कि नहीं बन गया? ये भी रैशनल नंबर बन गया कि नहीं बन गया? परिमेय संख्या, अंश भी इंटीजर है, हर भी इंटीजर है, बन गया परिमेय संख्या। आप बोलोगे हां जी सर परिमेय संख्या बन गया, ये तो बहुत ही आसान सी बात थी, ठीक है ना। आपके सामने लिख दिया 0.72, ये 0.64, थोड़ी चले 2 कदम फिर शांत हो गए, 0.64। क्या ये रैशनल नंबर है? हां जी है। इसका मतलब हो गया 64/100। 4 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 4 से कट जाएगा 16 बार और नीचे 100 कट जाएगा 25 बार। यानी कि ये बात मुझे ऑब्जर्व है कि दुनिया में जितने भी शांत दशमलव हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग दशमलव हैं,
है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जो थोड़ा सा चलते हैं, 2 दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 3 अंक है, 4 अंक है, फिर खत्म हो जाते हैं। उन सभी को फ्रैक्शन फॉर्म में, सभी को P बटा Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सभी सारे के सारे क्या हैं, ये रैशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या हैं। ये सभी रैशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या हैं। तो बच्चे अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि जरा मुझे बताओ 3.9172 क्या ये एक रैशनल नंबर है, क्या ये एक परिमेय संख्या है? 3.9172 क्या ये एक रैशनल नंबर परिमेय संख्या है? तो सब बालक एक सांस में आवाज देंगे कि हां जी सर ये परिमेय संख्या है, कि शांत दशमलव है। जितने भी दशमलव शांत होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। 3.972 को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? दशमलव के बाद 4 अंक हैं, अभी दशमलव हटाओ तो मेरे दोस्तों 4 जीरो से भाग हो जाएगा। देखो ये बन गया फ्रैक्शन अंश बटे हर फॉर्म। तो जितने भी दशमलव शांत है दुनिया में वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, ठीक है ना। बोलो, आपके सामने आएगा 5.816। क्या ये रैशनल नंबर है? 5.816 क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? हां जी है। क्या ये इरेशनल नंबर परिमेय संख्या है? हां जी है। जितने भी दशमलव टर्मिनेटिंग होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है भाई, बात खत्म। चलिए, तो आज की कहानी को तो मेरे दोस्तों मैं यहीं तक विश्राम देता हूं भाई, ठीक है ना। थोड़ा सस्पेंस में भी तो छोड़ना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो समझा दिया मैंने, अब कोने में क्या लिखा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत स्लोली धीरे धीरे करके मैंने आपको बताया, माहौल बना के, ठीक है भाई। रोज माहौल नहीं बनेगा, धीरे धीरे मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा कल से। कल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में इंटीजर, डेसिमल, पूर्णांक, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा और कल से हम इस पे क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे, ठीक है। कल हमारी दोबारा से मुलाकात होगी शाम को 4 बजे। कैरविल एप्लीकेशन पर आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, ठीक है ना। जो भी बच्चे 2024 को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही मकसद होना चाहिए मेरे दोस्तों। जैसे नेताजी, हमारे देश के नेताजी, कितना दृढ़ निश्चय है उनका, जीतना है, अच्छे बुरे कैसे भी आदमी हो, मकसद उनका क्या है, केवल चुनाव जीतना। वैसे विद्यार्थी तो अच्छे ही होते हैं, बुरे तो होते ही नहीं, उनका भी एक ही मकसद होना चाहिए, 2024 को फोड़ना, 2024 को फोड़ना। और वो तभी होगा जब आप ढंग से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, अभी से पढ़ेंगे हम। कंप्लीट कोर्स और पीडीएफ शीट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ें। इसके लिए आपको टेलीग्राम में सर्च करना है कैरियर विद अनलॉक। आपको यह चैनल दिख जाएगा, वहाँ पे टाइप करके, और आपको सबसे नीचे मिलेगा ज्वाइन का बटन, वहाँ पे टाइप करके आपको ज्वाइन हो जाना है। और यहाँ पे मिलेगा आपको ढेर सारे कोर्सेस और उसका पीडीएफ। आप जिस वीडियो लेक्चर को अभी देख रहे हैं उसका भी पीडीएफ शीट्स यहीं मिलेगा। तो अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद।